integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिया था, 53 स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स एंड shear coefficients of continuous beam of uniform cross section as per IS 456 table number 12 and 13 may be used only when spans do not refer to the longest span। देखो ये जो है ना IS 456 में जैसा क्वेश्चन में बताया है उसमें दिया हुआ है क्लोज नंबर है, मैं आपको बताता हूँ 22.5.1 में है ना। 20 क्लोज नंबर 22.5.1 में दिया हुआ है, जिसमें क्या है स्पान जो है वो लॉन्गेस्ट स्पान से डिफाइन नहीं करना चाहिए 15%। तो आंसर आ गया ए। तो याद करने का है, ये इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, कोडल प्रोविजन है, कोड का है। तो आ गया क्वेश्चन नंबर, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। सिलेंडर सेक्शन बकल लोकली। अब देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किससे पहले यील्ड, इससे पहले होगा बाद में होगा, जो भी दे रखा है। ये देखो ये है स्टील स्ट्रक्चर में प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ते हैं, उसमें आते हैं चार टाइप के सेक्शन में, उन चारे के बारे में देख लेते हैं और ये क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा। देखो तो ये क्वेश्चन अपना इसमें देखते हैं। इसमें आता है पहला प्लास्टिक सेक्शन, दूसरा आता है कॉम्पैक्ट सेक्शन, कॉम्पैक्ट, ठीक है। तीसरा आता है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट, ठीक है। लास्ट वाला आता है अपना सिलेंडर सेक्शन, सिलेंडर सेक्शन। देखो आपको जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वो आपको सब के सब याद रखने हैं, क्योंकि इस बार या फिर मतलब अभी 2012 में सिलेंडर सेक्शन पे आया है, तो ये इन पे किसी में भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो प्लास्टिक सेक्शन में क्या होता है, प्लास्टिक हिंज जो है वो बनती है और क्लच मैकेनिज्म है वो डेवलप होती है। क्लच मैकेनिज्म डेवलप होती है। इसमें दोनों काम होते हैं, प्लस मैकेनिज्म भी डेवलप होती है, प्लास्टिक हिंज भी बनती है। देखो ये दोनों डेवलप होते हैं, आपको याद रखना है ऐसा कैसा क्या होता है। ये आप स्टील स्ट्रक्चर में ढंग से पढ़ेंगे प्लास्टिक एनालिसिस में। कॉम्पैक्ट सेक्शन जो है वो क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक हिंज, बस इतना ही, प्लस मैकेनिज्म तक नहीं पहुंच पाता है। जो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन जो है ना वो यील्ड डेवलप करता है ना, डेवलप्स यील्ड। लेकिन जो सिलेंडर सेक्शन है ना वो क्या करता है, वो पहले ही फेल हो जाता है। फेलियर बिफोर यील्ड मूवमेंट, यील्ड तो क्या आ गया, फील्ड से पहले ही ये फेल हो जाता है, फेल्स बिफोर यील्ड, ठीक है। यील्ड से पहले ही ये फेल हो जाता है सिलेंडर सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन में प्लास्टिक हिंज और कोलैप्स मैकेनिज्म दोनों काम होते हैं। जो कॉम्पैक्ट सेक्शन है उसमें प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होगा सिर्फ, सेमी कॉम्पैक्ट है उसमें यील्ड तक पहुंचता है, यील्ड डेवलप होता है, लेकिन सिलेंडर सेक्शन में तो यील्ड से पहले ही फेलियर हो जाता है। तो अपना आंसर होगा, इसमें पढ़ लो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर होगा सी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 55, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये 2010 में आया है। तो ये जो है ना क्वेश्चन पढ़ो, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार कितना है था, ये 145 से कम से ये कहना है, आंसर आ गया 55 में सी। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट्स द पर्लिन इज कॉल्ड एज। जो रूफ ट्रस जो पर्लिन को सपोर्ट करता है, देखो पर्लिन जो होता है ना, देखो रूफ ट्रस ऐसे है ना, ये नीचे सपोर्ट करता होगा, ये ऐसे और ये ऐसा कुछ इसमें, ये जो होता ना, ये समझ गए आप, ये जो ना इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक मेंबर, उसको बोलते हैं पर्लिन, और इसको सपोर्ट करने वाला ये होता है प्रिंसिपल राफ्टर। तो आंसर होगा इसमें, आंसर हो गया सी, 56 में आंसर हो गया सी, 56 में आंसर हो गया सी, ठीक है। चलो याद रखने का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, सेम क्वेश्चन आया था अपना लास्ट ही, मैंने इसी सेकंड पार्ट में बताया 2012 के में,
लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ो, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम, ठीक है। देखो क्या चेंज है उस क्वेश्चन में, इसमें स्टील कॉलम लिखा है ना, सेम कंडीशन है, दोनों तरफ से क्या है फिक्स्ड कर रखा है ना। फिक्स्ड को उसने क्या लिखा है, हेल्ड इन पोजीशन रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, तो दोनों एंड पे, तो ये दोनों एंड पे क्या है फिक्स है। लेकिन इसमें क्या बोला इसने एक्स्ट्रा से, स्टील कॉलम है, उसमें सोम में था तो क्या आना था अपना इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव क्या आ रहा था, क्वेश्चन नंबर है 57। देखो सोम में था ऐसा कॉलम, तो एल इफेक्टिव आ रहा था अपना L/2। वही स्टील कॉलम हो जाए तो उसने दिया है 0.65L, ये कितना हो गया 0.5L हो गया ना, ठीक है। सेम का सेम के लिए यही अगर देखो ये है, सर ने आपको पढ़ाया है ना सोम में, उसके लिए उसमें बताया होगा एल इफेक्टिव कितना होता है इसके लिए, L/√2, कितना वैल्यू निकल के आता है, ये आता है 0.707, ठीक है। ये कितना निकल के आया, इसमें आता है, जबकि ये लेता है इसको, ये करता है इसको 0.8L। ऐसे ही सारी कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू है, स्टील वही सेम का सेम कॉलम है लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में है, तो क्या कर लेता है वैल्यू ऐसे ले लेता है, तो अपना ये केस है, आंसर आ जाएगा 0.65L आ गया डी, ठीक है। सारी कंडीशन के लिए इसने स्टील में बता रखा है अपना अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58, पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 58 को अटेम्प्ट करो। Which one of the following factors does not affect the lateral buckling strength of a steel I section? क्या पूछ रहा है कि लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ आई, जो स्टील आई सेक्शन है ना, और लास्ट में देखो पढ़ो इसको, अंडरगोइंग बेंडिंग अबाउट इट्स मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। देखो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 58, ये कोई अपना आई सेक्शन है, ठीक है, ये इसकी मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस, ये मेजर, ये माइनर, ठीक है। ये मेजर एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहा है, ये बकल कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी ये कर रहा है बकलिंग स्ट्रेंथ बोला ना, बकलिंग स्ट्रेंथ, लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बकलिंग स्ट्रेंथ, बकलिंग स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी जेड है ना, सक्शन मॉडुलस है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, वो भी किसके अबाउट में, किसके अबाउट में ये कर रहा है ना। देखो लास्ट में लिखा ना बेंडिंग अबाउट मेजर एक्सिस है, तो ये मेजर एक्सिस के अबाउट में देखेंगे अपन, ये मेजर एक्सिस के अबाउट में देखेंगे, ठीक है। तो मेजर एक्सिस के अबाउट में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना यहाँ तक। इसके बाद में पर पढ़ते हैं ये ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन देखो, लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन फ्लैंज, इसमें ये अफेक्ट करता है नहीं करता है, ये अफेक्ट करता है। रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट मेजर एक्सिस, बाउंड्री कंडीशंस एट द एंड्स और रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस। देखो अपन देखो पहले तो इसको देखो, आई मेजर इक्वल टू, पहला ए ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये अनसपोर्टेड लेंथ पे जो ये करा है, लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ है, और फिर जो फ्लेंज है ना, ये क्या है, ये वेब है, ये फ्लेंज है। फ्लेंज कौन से कंप्रेशन साइड में, उसकी लिटरली अनसपोर्टेड लेंथ है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये गलत बात है, ये अफेक्ट नहीं करता है, गलत बात है, एक गलत आंसर हो गया अपना, है ना, ये करता है एक्चुअल में, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट मेजर एक्सिस, ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई मेजर इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर। ए क्या है, एरिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर एक्सिस इक्वल टू एरिया इंटू के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये भी क्या करेंगे मेजर एक्सिस के अबाउट में करेंगे ना। मेजर एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी वही तो होती है ना, एरिया किसी भी एरिया के जो सीजी से डिस्टेंस है वो होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, तो वो मेजर के अबाउट में आएगी। तो ये डिपेंड करिए इसने क्या रहा है, ये अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी करेगा एक्चुअल में, तो ये आंसर, ये इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर ही नहीं होगा, तो ये बी गलत हो गया। सी देखो, एंड कंडीशन, बाउंड्री एंड बाउंड्री कंडीशंस एट द एंड, ये भी करेगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसे क्या गए अपन को फिक्सिटी ना, उससे पता चलती है फिक्सिटी, तो फिक्सिटी क्या करेगी, वो बकलिंग स्ट्रेंथ को भी है ना वो अफेक्ट करेगी, तो ये आंसर भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखो डी,
रेडियस ऑफ gyration अबाउट माइनर एक्सिस। देखो माइनर एक्सिस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्या आई थी, मेजर एक्सिस आई थी ना, माइनर एक्सिस के अबाउट में क्या, रेडियस ऑफ gyration। तो ये अपना आंसर हो गया सही, क्योंकि रेडियस ऑफ gyration है वो मेजर एक्सिस के अबाउट में वही तो अफेक्ट करेगी, क्योंकि अपन जो रोटेट करा रहे हैं, जो वो ले रहे हैं, बेंडिंग करा रहे हैं, वो किसके अबाउट में करा रहे हैं, वो मेजर एक्सिस के अबाउट में करा रहे हैं। तो आंसर हो गया अपना डी। तो ये थोड़ा सा ना सोचने वाला है, स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो ये इसको देख लो, याद कर लो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम आपको याद तो होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना अपना एग्जाम का पैटर्न ऐसा है ऑब्जेक्टिव का, ये मैटर नहीं करता है ना। कुछ क्वेश्चन जहाँ तक आ रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट, तब तक तो आप कॉन्सेप्ट लगाए करो, नहीं हो रहा है तो कम से कम याद तो उसका आंसर होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है उसका आंसर याद आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर ए गुड ब्रिक। देखो क्वेश्चन नंबर 59, ये भी क्या है, एक कोडल प्रोविजन है। ब्रिक का कोड है IS 1077 1992, उसके क्लोज नंबर 7.2 में ये बता रखा है कि अगर स्ट्रेंथ जो है ना ब्रिक की 12.5 MPa हो, तब तक वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट जो है ना वो क्या है, वो है 20%। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, वो अगर 12.5 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ तक है, तब तक इसमें वाटर अब्जॉर्प्शन है वो 20% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हायर क्लास की ब्रिक हो, जिसकी स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो, उसमें क्या होता है, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी अपन को पता ही है, 15% या 20% जो बताते हैं वो किसके बताते हैं, वो ड्राई वेट पे बताते हैं, सैचुरेटेड वेट पे तो नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया हो ना ड्राई वेट और सैचुरेटेड वेट दोनों दे रखे हैं, तो अपन वो ड्राई वेट पे लिखते हैं। ये तो आपको ये पता है ऑलरेडी, ये तो मैं बताने वाली बात है ही नहीं। तो आंसर आएगा इसमें बी। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं ऐसे अलग से, इस पे पूछ ले कि है ना, और या अलग से इस पे पूछ ले, या जनरल बोले तो ये मतलब हायर क्लास की बात कर रहा है, ठीक है। जिसने बस ही बोला है गुड ब्रिक, बोला ना गुड ब्रिक, तो वो अपन क्या कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक की बात कर रहे हैं हायर क्लास के लिए। तो 15% आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया था, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको, इसका आंसर बताया था, है ना, ड्राई रोड पे अच्छे से बताया था ड्राई रोड होता क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, द डिजीज ऑफ ए ड्राई रोड इन द टिम्बर इज कॉज्ड बाय। देखो ड्राई रोड है वो क्या है, ये एक डिफेक्ट है टिम्बर में, वो फंगई के अटैक की वजह से होता है। फंगई क्या करती है, अटैक कर देती है टिम्बर पे, उसे डिफेक्ट आता है। वो क्या, उसमें होता क्या है, जो टिम्बर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 60, ये फंगी जो अटैक होता है ना ड्राई रोड में, उसमें टिम्बर को क्या करता है, ये टिम्बर को ना वो पाउडर में बना देता है। ये लास्ट टाइम 2010 में ही क्वेश्चन आया था, मैंने आपको डिटेल में बताया था ड्राई रोड के बारे में। तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बन जाए, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन और या फिर ये अभी तक पूछे नहीं वही बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, डिफेक्ट इन टिम्बर, पहली बात। इसमें होता क्या, ये करता क्या है, ये किसकी वजह से था, ड्यू टू फंगई। क्या करता है, ये टिम्बर को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो। कौन से प्लेसेस पे होगा, जहाँ पे वेंटिलेशन है ना, या फिर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, ये लैग करता हो ना, ये लैग करता हो, वहाँ पे वेंटिलेशन या फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर की प्रॉब्लम हो। जैसे कि अपने घर में देखें किचन, वहाँ पे कोई फर्नीचर है, जो भी दरवाजा या फिर कुछ भी, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है ये। तो ऑप्शन देखो कहाँ पे होता है, देखो पहला ऑप्शन देख लो, आप आंसर देख लो, आंसर आ जाएगा इसमें डी, लैक ऑफ वेंटिलेशन, डी। 60 में आंसर आ गया डी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो। क्ले ब्रिक्स है, उनके बारे में अपन से क्या पूछा है, प्रोपोर्शन पूछा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, ये आपको सर बिल्डिंग मटेरियल में अच्छे से पढ़ाएंगे, ब्रिक पूरा चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से बता देंगे, लेकिन मैं आपको उसके ब्रीफ में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, उससे ताकि इससे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा और कुछ क्वेश्चन और बन जाएंगे ब्रिक पे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे ब्रिक। इसमें जो है वो आता है सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज। प्रोपोर्शन है लगभग इसका 50 से 60%, ये होता है लगभग 20 से 30%, इसको रखते हैं अपन 5% से कम ही, ये लगभग 1 से 2% के आसपास, ये लेस देन 1% है। आपको क्या काम करना है, इन दोनों के लगभग परसेंट ज़्यादा रखने हैं, यही क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यही है। सिलिका सबसे ज़्यादा 50 से 60% और एल्यूमिना है वो 20 से 30%। देखो क्वेश्चन जब पूछता है वो चेंज करता रहता है, वैसे भी एक रेंज है, ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा होती है 50 से 60% के आसपास ज़्यादा मात्रा होती है, ऐसे कोई इसका फिक्स नहीं है। अलग बुक में थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, तो मैंने बुक में अच्छा ये एक ऑथेंटिक है, ये सही डेटा मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आपको ये याद रख लें। वैसे भी इसकी एक रेंज है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आपको ये याद हो गई। इनकी वैल्यू आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी है, इसकी वैल्यू सबकी कम होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती इसमें। फिर है इसका सिलिका का काम क्या है, ये यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म शेप। सिलिका जो है यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करती है इसको। जो एल्यूमिना जो है वो क्या करता है, वो उसमें क्या होता है, प्लास्टिसिटी का गुण होता है ना, ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, मोल्ड बना सकते हैं, मोल्डिंग ये पॉसिबल हो पाती है। मोल्ड बना के फिर उसको ड्राई करके, ड्राइंग करने के बाद बर्निंग किया जाता है, फिर वो ब्रिक बनती है और अपना रेड कलर दिखता है। वो किसकी वजह से दिखता है रेड कलर, वो दिखता है अपना इसके आयरन ऑक्साइड्स की वजह से। ये कलर प्रोवाइड करता है आयरन ऑक्साइड्स, ये आपको पता है ऑलरेडी। जो एल्कली है इसकी मात्रा कम रखी है कि लाइम की मात्रा भी बहुत कम ही रखी जाती है। क्यों रखी जाती है लाइम के प्रोपोर्शन, क्योंकि लाइम जो है ना वो है ना इसको अनसाउंड बनाता है ना। क्या करता है ये, क्या करेगा, लाइम जो है ना स्लैकिंग, वो लाइम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये अनसाउंड बनाएगा, तो अपने इसकी वैल्यू कम ही रखेंगे, लाइम की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको बेसिक चीज़ें पता हो गई। अब देखो है ना, ऑप्शन देखो, उससे आंसर करो, आंसर आएगा इसमें सी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको डिटेल थोड़ी पता होनी चाहिए, ब्रिक आपने नहीं पढ़ा है तो ये काफ़ी है थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कराने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, द कंपाउंड फेस्ट टू सेटल, है ना। देखो ये क्वेश्चन बॉक्स कंपाउंड का पूछा आंसर कि फेस्ट सबसे पहले सेटल कौन सा होता है। ये है ना क्वेश्चन ऑलरेडी इसी पेपर में 2012 में पूछ चुका है। आप देखो लास्ट वाले उसमें जाके देखना, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा था है ना कि इनमें से फेस्ट टू सेट एंड हार्डन, तो उसमें आया था अपना आंसर क्या आता है C3A। तो सेम का सेम क्वेश्चन पूछा C3A, तो आ जाएगा इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 62 में C। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 63 द एज ऑफ ट्री, ये 2010 में क्वेश्चन यही तो पूछा था। एज ऑफ ट्री किसे पता करते हैं, जो एनुलर रिंग होती है ना उसे पता करते हैं। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स, आंसर हो गया 63 में C। बेसिक क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 64, देखो पुटी इज मेड अप ऑफ, पुटी किससे बनी होती है। देखो पुटी आपको देखा हो आपने कभी, आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो है ना, लास्ट में जो फिनिशिंग होती है पेंट के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं पुटी को, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, ये जो वाइट सीमेंट होती है वैसी दिखती है ना, इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी वैसे होती हैं थोड़ी बहुत, तो ये थोड़ी बहुत नहीं अच्छी होती हैं सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी। तो पुटी जो किससे बनी होती है, पाउडर चौक है ना, पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो पाउडर चौक याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये इसी जो कहानी पीछे की है, प्लस रो लिंसीड ऑयल। तो याद रखो ये पाउडर चौक एंड रो लिंसीड ऑयल से मिलकर बनी होती है। तो आंसर आ गया 64 में D। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए 2011 में आया था ये सेम का सेम क्वेश्चन।
मैंने वहाँ पे आपको ऑर्डर बताया था कि बॉक्स कंपाउंड है, इनके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, किसका कितना परसेंटेज है, इसका क्या काम है, मैक्सिमम हीट कौन देता है, ऑर्डर बता दिया था। मैक्सिमम हीट जो है देता है, जो रेट है, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन का जो ना रेट जो वो किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑर्डर दोनों का बता चुका हूँ सबका। तो अभी बताओ आंसर इसमें क्या होगा, मैक्सिमम हीट किस में होगी, C3A। जो अगर रेट पूछा होता वो होता C4AF, तो अपना आंसर हो जाएगा C3A। 65 में C मैक्सिमम हीट C3A, और जो ये पूछे रेट पूछे तो C4AF। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 66 का। एज पर ISA 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन। देखो ये सिर्फ फोर्सेस ने इसने पूछा है IS 456 में कि जो कंक्रीट बना रहे हैं ये कर रहा है, उसमें वाटर जो यूज़ करेंगे उसमें ये जो कंटेंट पूछ रहा है इसकी वैल्यू किसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा इसने, ऑर्गेनिक मैटर। मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर नहीं, सबके सब याद रखने हैं। इसकी लिमिट है वो आपको याद रखनी है। 2012 में ये क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक मैटर पे, नेक्स्ट टाइम इनमें से किसी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टेबल IS 456 में दी हुई है, क्वेश्चन नंबर है 66, है ना। तो देखो ये टेबल है, दे रखिए टेबल मैटर और ये कंटेंट, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, तब क्या हो, ये लिमिट होती है इसकी 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए याद रखना इसको, चीज़ को एकदम बिल्कुल। इनऑर्गेनिक के लिए होती है, उसके लिए होती है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है सल्फेट, SO4 सल्फेट जो है ना, सल्फेट लिखा है, ठीक है, सल्फेट उसकी लिमिट होती है 400 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट अपना क्लोराइड, उसकी लिमिट होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है अपना सस्पेंडेड मटेरियल, सस्पेंडेड मटेरियल, सस्पेंडेड मटेरियल, ठीक है, उसकी लिमिट होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपको सारी की सारी लिमिट आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा। अपना पूछा है ऑर्गेनिक मैटर पे 200 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, आंसर आ गया अपना A 66 में, तो A आ गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आपको ये किसी पे भी पूछ सकता है, तो ये आप टेबल याद कर लो, इसके स्टार लगा लो 3। नेक्स्ट टाइम ये कुछ ही पूछ लेगा, सल्फेट पूछ ले, सस्पेंडेड मैटर पूछ ले, ये सबसे ज़्यादा चांस इसके बनते हैं, उसके बाद बनते हैं सल्फेट के, ठीक है। तो आप याद रखना सबके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। हार्डेस्ट वुड पूछ रहा कौन सा है, ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ो इसको। ये आंसर याद रखने का थ्योरी का, इसमें आंसर आएगा शीशम, ठीक है। जो दिए हुए अपने ऑप्शन है उनमें सबसे उसमें होगा सबसे हार्डेस्ट है शीशम, 67 में D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है डॉग लेग्ड स्टेयर्स आर। ये क्या होती हैं, हाफ टन स्टेयर्स होती हैं। देखो कैसे होती हैं, आपने ये इस टाइप की जो स्टेयर्स केस जो है ना वो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, है ना। तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक फ्लोर से आजकल के टाइम पे, है ना, या आपने ये बहुत देखी हुई है स्टेयरकेस, क्वेश्चन नंबर है 68, कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए सीधे नहीं लगा रखी, नहीं होती ये स्टेयरकेस। इसमें क्या करते हैं, ऐसा कुछ होता है, ये ऐसे कर दिया, फिर कुछ ऐसे कर दी, यहाँ लैंडिंग बना दी, लैंडिंग करके फिर कुछ ऐसे बना दी, है ना, ऐसे करके ये करिए। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डॉग लेग्ड, बोलते हैं डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। ये क्या होगी, ये हाफ टर्न होगी। इसको मैं अगर उसमें बताऊं, किसमें बताऊं, ये प्लान में बताऊं, प्लान में होगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये यहां से नीचे वाला फ्लोर है, ये उसके बाद में ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए, ये यहां तक आए, ये बीच में लैंडिंग है,
और फिर ये इसके ऊपर है, देखो यहाँ तक आए, फिर इसके ऊपर, ये इसको बोलते हैं, हाँ ये हाफ टन हो गया ना, ये इसको बोलते हैं ये हाफ टन स्टेयर्स, ठीक है। ये इस टाइप की होती है स्टेयरकेस, वो होती है डॉग लेग स्टेयरकेस। तो चलो आंसर हो गया अपना सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, वो एक फॉर्मूला है, उसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ये पिरामिडल फॉर्मूला है, वो ये पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ो क्वेश्चन को। ये पूछ रहा है कि जो करेक्ट पिरामिडल फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम के लिए, है ना, वॉल्यूम के लिए पूछा है। तो फॉर्मूला होता है इसका d/3 फर्स्ट एरिया, है ना, प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन समेशन ऑफ इवन एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ समेशन ऑफ ऑड एरिया। आंसर आया 69 में ए। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। यही ये वॉल्यूम के लिए है ना, और यही ये एरिया के लिए पूछता तो एरिया की जगह ये, है ना, फर्स्ट लेंथ प्लस लास्ट लेंथ, ये डायमेंशन, एक डायमेंशन लेंथ या विड्थ जो भी एक डायमेंशन आ जाती है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, दिमाग नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लो बस आप, इसमें क्या दिया हुआ है बस देख लो। चलो उस पर, इसमें पीसीसी दी हुई है ना, इसी पे क्वेश्चन आ गए। तो इसकी जो विड्थ रही है वो 625 है ना। जो क्वांटिटी है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वांटिटी ऑफ 150 थिक, 150 क्या है, 150 mm है ये थिक पीसीसी पर मीटर लेंथ ऑफ फुटिंग। पहली बात तो इसने क्या पूछा, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पूछा है। तो मुझे ये बताओ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट किसमें मेजर करते हैं, इसको कंक्रीट को करते हैं मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर, एक ही बात है, उसी को बोलते हैं। तो आंसर दे रखे हैं एक तो स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा है। स्क्वायर मीटर में नहीं करते, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं लाना है दिमाग में। दूसरी बात है, इसने क्वांटिटी ऑफ 150 सेंटीमीटर थिक पीसीसी की जो थिकनेस है इसने ये बता दी 150 सेंटीमीटर, लेंथ जो बता दी इसने पर मीटर तो 1 मीटर बता दी, और जो विड्थ है वो देखो डायग्राम में देखो, पीसीसी की विड्थ कितनी है 625 mm। तो बस मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 70 में मैं मीटर में कर दिया, 625 mm को 0.625 मल्टीप्लाई बाई 150 को 0.115 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, क्या आ गया 0.0094 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये 0.094 क्यूबिक मीटर आंसर आ गया, ना आ गया आंसर बी। तो आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ। देखो ये पूछ रहा है, ये अब 4 ऑप्शन में से स्क्वायर मीटर में किसका मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर याद, इस आंसर नहीं देखना है, इसको सारे को जो चारों जो दिए हुए हैं ना, है ना, डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी, है ना, इनके बारे में सबको बारे में आपको याद होना चाहिए किसका मेजरमेंट किस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप से बनेगा, तो सबके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। डीपीसी जो है उसको करते हैं स्क्वायर मीटर में, जो फॉर्मवर्क या फिर जो शटरिंग जो है ना वो करते हैं, जो कॉलम के लिए या फिर स्लैब बीम इसके लिए जो लगाते हैं शटरिंग फॉर्मवर्क, वो उसको करते हैं, उसको भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। जो कंक्रीट जेफरीज इसको भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। लास्ट अपना आरसी छज्जा उसको क्यूबिक मीटर पे करते हैं। तो अपना आंसर हो गया डी, 71 में डी। तो आपको यही सब के बारे में ध्यान होना है। बाकी के 3 जो है उसको करते हैं स्क्वायर मीटर में, जबकि आरसी छज्जा जो अपना उसको करते हैं क्यूबिक मीटर में। आपको ध्यान रखना है सारे के सारे, अगली बार क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अपन दोनों को साथ में देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 को साथ में ही देख लो। पढ़ो पहले दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोइलिंग कन्वेंशनल साइज है ब्रिक जो है ना, द नंबर ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इसमें क्या है, फ्लैट सोइलिंग, ध्यान से पढ़ो उसको, फ्लैट सोइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक है कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर फॉर ब्रिक एज सोइलिंग। इसमें एज, दूसरे में 73 में एज सोइलिंग, उसमें फ्लैट सोइलिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 दोनों को साथ में देखते हैं। पहले तो देखो कन्वेंशनल साइज ब्रिक जो है, ब्रिक क्या होगी, वो होती है 250 इंटू 125 इंटू 75। सारी की सारी क्या है, mm में है डायमेंशन, ठीक है। मतलब क्या है, अगर प्लान में देखूं ये लेंथ
लेंथ होगी 1250, ये लिखने की क्या जरूरत है ना। ये क्या होगी, ये विड्थ है, ये होगी 125। अगर ये एज साइड देख रहा हूँ मैं, ये देखो साइड देख रहा हूँ तो ये आ जाएगी, एज देख रहा हूँ तो ये आ जाएगी 250। ये क्या है, डेप्थ है, ये आ गई 75 mm। ठीक है, पहला देखो केस मैंने ये बनाया है ताकि आपको अभी क्वेश्चन में अच्छे से समझ आए। पहला फ्लैट सोइलिंग, क्वेश्चन को पढ़ो इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ो। फ्लैट सोइलिंग क्या कह रहा है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोइलिंग। ये कह रहा है देखो 1 स्क्वायर मीटर का अपना एरिया है, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर, उसमें सिंगल ब्रिक, एक सिंगल ब्रिक है ना, मतलब थिकनेस एक ब्रिक रख रहा है, एक ब्रिक उस पर क्या कर रहा है, पूरे एरिया में लगा रहा है। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड बताओ। तो देखो एरिया 1 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई, अब मुझे ये बताओ डायमेंशन कौन सी आएंगी। प्लान से देख रहेगा ना, एक ब्रिक विड्थ ये जो डेप्थ है वो काम आएगी नहीं, क्योंकि एक ब्रिक लगा रहा है, तो सिर्फ डायमेंशन कौन सी आएगी, प्लान वाली आएगी। प्लान तो ये है ना, प्लान तो यही है। इसमें क्या दिखेगी, एक तो लेंथ दिखेगी, मीटर में कर दूं उसको, ये इसको भी मीटर में कर दूं, ये विड्थ दिखेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करो, आंसर आएगा 32। ध्यान बस यही देखना, फ्लैट सोइलिंग सिंगल ब्रिक है तो क्या होगा, इसमें ये डायमेंशन ध्यान रखना, वो कुछ नहीं क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आंसर आ गया ये, तो ये देख लो 72 में आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सोइलिंग। 73 जो है ना उसमें एज सोइलिंग है, उसमें क्या होगा, 1 स्क्वायर मीटर डिवाइड नंबर ऑफ ब्रिक पूछा ना, तो डिवाइड बाई एज सोइलिंग में एज है, साइड है ब्रिक की, उसकी डायमेंशन देखी जाएगी ना, तो क्या आ जाएगी 250, उसको मीटर में कर दिया इंटू 0.075। बस इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करते आता है 53.33, जो कि अप्रोक्सीमेट है 54 के। आप देखो आंसर क्या आया इसमें, आंसर आया इसमें ए, इसमें आया ए। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, इसके ऑप्शन भी सिमिलर है, तो इसलिए मैंने इनको दोनों को एक साथ में कराया है ताकि आपको समझ आए इसमें ये क्यों लिया है, इसमें ये क्यों लिया है। और रही बात कन्वेंशनल साइज ब्रिक की, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज है ना, मॉड्यूलर साइज, ट्रेडिशनल साइज, कन्वेंशनल साइज सब के बारे में मैंने 2010 से आप अगर क्वेश्चन ये 2010, 11, अभी 12 सारे अगर पढ़ रहे हैं तो आप मैंने नोटिस किया, मैंने ये आपको बताए हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं सारी चीज़ें। जो डेटा बता रहा हूँ ना याद करने के लिए, वो डेटा याद रखना है, उसका यूज है ना अलग तरीके से भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो हो गया अपना क्वेश्चन 72 एंड 73। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। पढ़ो इसको और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अभी तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा है ना, तो क्वेश्चन ही करना, अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, तो देखो करो, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन में बोला क्या है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ए 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम ट्रेसिंग इन रूफ विद, देखो ब्रिक खोआ सुर्खी लाइम, उसके रेशियो दे रखा है, इंक्लूडिंग फिनिशिंग द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी। देखो सुर्खी है, रेशियो दे रखा है, सुर्खी क्वांटिटी पूछा, टोटल लाइम का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई ये, और सुर्खी क्या क्या है 2 डिवाइड बाई 11 कर दो। देखो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया आपको ना, कंक्रीट के लिए क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा करवाया है ना, करवाया ना मैंने क्वेश्चन आपको, ये आप चेक करें तो जाके 2010 या 11 में जाके इनमें से एक में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कंक्रीट के लिए। लेकिन अब देखो सुर्खी अपन को निकालनी है, सुर्खी निकालें तो क्या होगा 2 डिवाइड बाई 11, ये तो आपको पता है क्योंकि इसका ही यही होगा ना प्रोपोर्शन, ये टोटल 2 है, टोटल क्या है 11, और इसका सुर्खी कितना है 2 है, इसमें 2 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई एरिया, ये टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर 10⁻² मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर मीटर 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, इसी से आंसर नहीं आएगा, आप भी ऐसे ही आंसर निकालने जाएंगे सब कुछ गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको,
क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, है ना। इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग फिनिशिंग, फिनिशिंग को इंक्लूड करना है तो ये क्या करेंगे 60% मोर, तो 1.6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही गलती है इसमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। इसमें देखो लैंग्वेज में लिखा ना इंक्लूडिंग फिनिशिंग, लास्ट में देखो इसको, तो बस वही गलती है। फिर आ जाएगा, फिर सोल्व कर लो, आपको इसको कुछ कैलकुलेशन आती है 218, है ना। तो ये इसको अपन कर देंगे 0.022 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। बस इसमें गलती यही है, ये गलती नहीं करना है आपको। ये इंक्लूडिंग फिनिशिंग, फिनिशिंग के लिए है, ये एक्स्ट्रा अपने 60% ज़्यादा रखा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 74 हो गया है, 75 करो। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 75, इन स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, याद रखो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ इन ईयर्स। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल में दोनों की वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल है बस, सबकी वैल्यू दे दी और एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा बस, ठीक है। या इनमें से किसी एक की वैल्यू रख के वो पूछ सकता है। तो आंसर अपना सीधा सीधा 75 सी एक ही फॉर्मूला है, इसमें क्या बताऊँ मैं, याद रखना फॉर्मूला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मेसन। ये कह रहा है कि मेसन, एक मिस्त्री एक दिन में कितना काम करेगा। ये देखो अलग अलग कंडीशन के लिए होता है। फाउंडेशन के लिए पूछा है अपन से, ये सुपर स्ट्रक्चर में अलग होता है ना। अगर कहीं आर्च वार्च का काम कर रहा है तब अलग होगा, डिपेंड करेगा ना काम कौन सा है। आरसीसी कर रहा है तो देखो जल्दी से काम हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है इसमें, है ना, फॉर्म वर्क लगाओ भर दो उसको, है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जो स्टोन मशीनरी का काम धीरे धीरे होगा, ब्रिक मशीनरी जल्दी जल्दी हो जाएगा, डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको एक टेबल दी है, उससे याद रखो आप, लगभग आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू ना भी याद करो तो आइडिया होना चाहिए। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें 1 क्यूबिक मीटर काम करता है एक मेसन एक दिन में। तो फाउंडेशन वाले जो है, फाउंडेशन में वो एवरेज है ही। तो फाउंडेशन में क्या करें, नीचे हाइट कम होती है ना, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी जल्दी काम करेगा। तो एक दिन में क्या कर देगा 1.25 है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, 76 में डी, ठीक है। तो आप, मैं टेबल दे रहा हूँ ना, ये टेबल को आप थोड़ा याद कर लें आइडिया के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन। तो सारे देखनी पड़ेंगी। तो 77 में पहला ऑप्शन जो है वो है 4, ये इसने दे रखा है ऐसा, कितने जीरो रखे हैं, 5 जीरो दे रखे हैं। तो मैं इसको क्या बना दूं, है ना, ये इसने बना रखा है इसे, ठीक है। तो ये आरएफ दे रखा है ना, तो ये 4 डिवाइड बाई 20, 5 जीरो दे रखे हैं। क्या जाएगा ये आ जाएगा 4 ना। ये इसको मैंने सोल्व कर लिया ऐसा। इसी को मैं सेंटीमीटर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर, ठीक है। बी में लिखूं, मैं सारों को कंपेयर करूंगा। पहले तो मुझे एक में बना दूं, या तो आरएफ लिख दूं या 1 सेंटीमीटर को मीटर में कितना आ रहा है वो लिख दूं। तो मैंने पहले वाले को ऐसे बना लिया। दूसरा जो बी है वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। सी कह रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। डी कह रहा है 1/50, आरएफ दे रखा है 50,000, है ना। तो ये क्या है, यही तो सिमिलर, यही तो है। इससे क्या आया था, इससे निकल गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। देखो ये और ये सिमिलर सेम है ना। वो भी क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो ना तो ये स्मॉलर सबसे बिगेस्ट होगा, ना ही स्मॉलेस्ट होगा स्केल, है ना, दोनों के बीच में। अब आपको पता करना है स्मॉलेस्ट कौन सा है और बिगेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट जो है ना, बिगेस्ट वो होगा, बिगेस्ट होगा जिसमें अपन डिटेलिंग जो है ना अच्छे से देख पाए, डिटेलिंग कर पाए। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का कंपैरिजन तो होगा। अगर 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर रख रहा हूँ, एक 1 सेंटीमीटर को 5000 मीटर रख रहा हूँ, तो उसमें डिटेलिंग किस में ज़्यादा दिखा पाऊंगा, किस वाले मैप में मैं स्केलिंग ज़्यादा दिखा पाऊंगा। 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर रखूंगा तो स्केलिंग ज़्यादा दिखा पाऊंगा। 1 सेंटीमीटर को 5000 मीटर रख रहा हूँ तो बड़े से एरिया को उसमें छोटे समय पे दिखा रहा हूँ, तो डिटेलिंग ना दिखा पाऊंगा। तो ये क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट स्केल होगी, स्मॉलेस्ट स्केल है। तो आंसर हो गया अपना बी, ठीक है। 4 निकाले अपने
या तो RF के रूप में करो या फिर 1 सेंटीमीटर के कितना मीटर में आ रहा है उसकी फॉर्म में करो, फिर कंपेयर करो। ये दोनों सेम है तो इसलिए ये तो सेम है, वो भी दोनों के बीच में है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ना तो स्मॉलेस्ट होगा या नहीं बिगेस्ट होगा। ये इनमें से ये स्मॉलेस्ट है और ये बिगेस्ट है। बिगेस्ट कौन सा होगा? जहाँ पे डिटेलिंग, मैप की डिटेलिंग सबसे ज़्यादा कर पाएँ, तो इस केस में डिटेलिंग ज़्यादा कर पाएंगे। 1 सेंटीमीटर में 50 मीटर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जबकि 150 इनकी कंपैरिजन के बता रहा हूँ, जबकि 5000 मीटर है तो बड़े से एरिया को एक छोटे से मैप दिखा रहा हूँ, तो ये स्मॉलेस्ट स्केल हो गई। अब चलो क्वेश्चन नंबर 78 है, अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। क्वेश्चन को पढ़ो। व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड एज। देखो जब कर्वेचर को काउंट करेंगे है ना तो क्या होगा, कर्वेचर को भी रखेंगे काम तो उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। याद रखने का इसमें कुछ नहीं है, समझाने का। 78 में सी। वैसे भी जियो का मतलब होता है अर्थ है ना, जियो अर्थ, जो अर्थ मतलब जिसमें कर्वेचर उसको इंक्लूड किया है, तो आंसर हो गया अपना जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.